बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हेड ऑन और मैं हूं मुनीब फारूक। इस वक्त हुकूमत ना सिर्फ पुरसुकून है बल्कि ओवर कॉन्फिडेंट हो रही है, इसलिए क्योंकि एक के बाद एक अच्छे फैसले, अच्छे नताइज, अच्छी खबरें सिर्फ हुकूमत के खाते में जा रही हैं और बुरी खबरें, सियासी झटके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की किस्मत में आ रहे हैं। अब आप देख लीजिए, आज दो फैसले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किए। एक तो रिटर्न कैंडिडेट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ना रहे, उनका नोटिफिकेशन विड्रॉ हो गया। अब वो शायद वापस सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबरान के तौर पर कहलाए जाएंगे, या पता नहीं उनका स्टेटस एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि नहीं, वो आज़ाद मेंबरान होंगे और दे आर अप फॉर ग्रैब्स। उन्हें चाहे हुकूमत अपने साथ में ला ले, कोई और अपने साथ में ला ले, बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि ये तमाम मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली जो पंजाब असम्बली में भी हैं, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में भी हैं और सिंध असम्बली में भी हैं, इनके जो सर्टिफिकेट्स थे एज रिटर्न कैंडिडेट्स वो इलेक्शन कमीशन ने विड्रॉ कर लिया ऑर्डर। और उसके साथ साथ तकरीबन हमारे सामने एक बड़ी तादाद है, 76 के करीब जो मखसूस नशिस्तें हैं वो मिल गई हैं अब इस हुकूमती इत्तेहाद को। और इस के अंदर ज़्यादा फ़ायदा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को हुआ है, उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हुआ है, JUIF को हुआ है। जो हुकूमती इत्तेहाद है वो पहले से ज़्यादा मजबूत हुआ है। जहाँ तक बात यह है कि जो सिलसिला हमारे सामने मौजूद है, मोहतरमा अलीमा खान साहिबा की सूरत में जो वो फरमा रही हैं कि इमरान खान साहब ने कहा है 10 मुहर्रम के बाद कोई एहतजाज या तहरीक चलाई जाएगी, तो वो तहरीक बताकर चलाई जाएगी। और अगर वाकई जिस तरह बताया गया है कि वो बताकर चलाई जाएगी और चलाई जाएगी और चलाई जा रही है, तो फिर उसका नतीजा क्या होगा। साथ वो 6 असीर मेंबरान जो कि लाहौर कोट लखपत जेल में कैद हैं, उनका ये कहना है कि भाई बात कीजिए और बेशक पहले उस मरहले में हुकूमत से बातचीत शुरू कर दीजिए। तो हुकूमत क्या वाकई सीरियसली वाकई बात करना चाहती है तहरीक इंसाफ से, और क्या तहरीक इंसाफ के अंदर ये कंसेंसस पाया जाता है कि वाकई हमने ये बातचीत करनी है या नहीं करनी। इस तमाम गुफ्तगू के ऊपर, इस तमाम मामलात के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब, मरकज़ी रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बहुत शुक्रिया जनाब। हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर अकील मलिक साहब जो कि वज़ीर मुमलिकत हैं कानून व इंसाफ के, और इस वक्त अगर मैं ये कहूँ कि वो निज़ाम बादशाहत के वज़ीर मुमलिकत हैं, क्योंकि बकौल इमरान खान साहब की हमशीरा के वो निज़ाम बादशाहत है जो इस वक्त आजकल चल रहा है। तो अकील मलिक साहब, आपको एक नया टाइटल, आप निज़ाम बादशाहत के वज़ीर मुमलिकत हैं, मुबारक हो। आई डोंट नो हाउ यू फील अबाउट इट, बट आई मस्ट एक्सटेंड माई फेलिसिटेशन टू यू। जहाँ तक रह गई बात, ये मामला कहाँ जाएगा, इस पर मैं न्याजी साहब से पूछ लेते हैं। न्याजी साहब, आप देखिए, वैसे भी अकील मलिक साहब बड़े हंसमुख आदमी हैं, लेकिन मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ, एक तो 26वीं आईनी तरमीम के बाद, उसके बाद जो इनके हक में हुआ है वो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट और ऑलमोस्ट परमानेंट हो गई है। तो और मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि आपकी जमात, आप तो खुद काफ़ी मुस्कुराते हैं, लेकिन आपकी जमात के खाते में काफ़ी परेशानियां आई हैं। मुझे सिर्फ ये बताइएगा, इसकी ये कुछ तब्दील नहीं होने जा रहा। ये देखिए, अब आज आप नोटिफिकेशन विड्रॉ हो रहे हैं, मखसूस नशिस्तें मिल गई हैं हुकूमती इत्तेहाद को, आप क्या करने जा रहे हैं? शुक्रिया। बुनियादी तौर पे देखें, फैसले जैसा आपने कहा अच्छे बुरे कोई लेबल कर लें, किसी के एंगल से वो अच्छा होगा, किसी के एंगल से बुरा होगा, मगर बुनियादी तौर पे उसका देखना है कि ओवरऑल हमारे सिस्टम पे उसका क्या इम्पैक्ट है। अगर तहरीक इंसाफ सियासत कर रही है या इमरान खान का नज़रिया सियासत है, तो सियासत में किसके लिए हैं? वो खाली कोई एक टॉप स्लॉट पोजीशन को आए कर के लिए नहीं सियासत में इस वक्त जो है ना अपनी खेल को बिछा के बैठे हुए। उनका एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है। वो क्या है कि वो एमेंसिपेशन ऑफ पीपल की बात कर रहे हैं कि इन लोगों का जो मैंडेट है उसकी एक रिकग्निशन होनी चाहिए। लोग जो कहें उस तरह से होना चाहिए। आवाम का पैसा आवाम की फलाह पे खर्च होना चाहिए। तो उस चीज़ की जो है ना वो कॉस्ट पे कर रहे हैं। तो उन्होंने जो कहा तो वही चीज़ जो है ना सामने आया, और आपने देखा कि उसी को बजाय बुनियाद बना के जो 8 फरवरी का इलेक्शन था वो इमरान खान से खींच लिया गया। चाहे देखा आवाम ने भरपूर मैंडेट दिया। अब तहरीक इंसाफ से क्या नहीं हो सका। बुनियादी तौर पे देखें, 8 फरवरी एक मौका था, एक टर्निंग पॉइंट था नेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आवाम ने तो वोट दे दिया, आवाम ने अपना हक अदा कर दिया। अब वो जो मैंडेट प्रोटेक्ट नहीं हो सका, जो तहरीक इंसाफ ने अदालत के साथ उम्मीदें लगाई हुई थी वो पूरी नहीं हुई। आपने देखा कि 80 से ज़्यादा
कायद MNAs ने इलेक्शन पिटिशंस भी फाइल की। वो इलेक्शन पिटिशंस के साथ क्या हुआ, आपने देखा इलेक्शन एक्ट में तरमीम कर दी गई और वो प्रोसेस को एक दूर धकेल दिया गया। फिर ज़ोर ज़बरदस्ती 26वीं आईनी तरमीम करा दी गई। उस 26वीं आईनी तरमीम को भी तहरीक इंसाफ ने जो बाय द बुक एक प्रोसेस था उसको चैलेंज किया, मगर आज तक उस 26वीं आईनी तरमीम का फैसला ना हुआ। फिर उसी 26वीं आईनी तरमीम की वजह से वो समरात मिलना शुरू हो गए जो हम अब अच्छे और बुरे फैसलों को कैटेगराइज कर रहे हैं। तो वो फिर देखिए, जब एक बंदा किसी चीज़ को क्राफ्ट करता है तो उसका एक स्टेज पे जाके उसको बेनिफिट मिलना शुरू हो जाता है। तो अब मेरे ख्याल से वो उस सिस्टम का ये बेनिफिट रीप कर रहे हैं और 26वीं आईनी तरमीम के समरात है, मगर ये समरात किस कॉस्ट पे हैं ये टाइम बताएगा कि मतलब वो जो फैसले तरीके इंसाफ के लिए बुरे हों, क्या वो जमहूरियत के लिए अच्छे हैं, वो आप किसी न्यूट्रल स्टैंडर्ड से चेक कर लें या किसी आम बंदे से पूछ लें। क्या वो मीडिया के लिए अच्छे हैं फैसले, वो आप उनसे मीडिया वालों से पूछ लें। क्या वो जजेस के लिहाज से अच्छे हैं, तो मेरे ख्याल से वो 6 जजेस का जो लेटर है वो इन इटसेल्फ बहुत कुछ बोलता है। ठीक, ये तो खैर जो एक मसाइल पे दर पे मसाइल तहरीक इंसाफ को रहे हैं वो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन बैरिस्टर अकील मलिक साहब, एक इशू अगर मैं कानूनी तौर पर देखूं, अब ये आज जितने भी मेंबरान सीटें बहाल हुई हैं, ये बेनिफिट तो आपने किया है, मेनली PMLN को इसका फायदा हुआ है इन मखसूस नशिस्तों का। एट द एंड ऑफ द डे, डू यू फील जस्टिफाइड कि देखिए आपका शेयर भी नहीं था और आपको ये सीटें मिल गई, आपके बहुत से कैंडिडेट्स को अकलियतों की सीटों पे भी, खवातीन की नशिस्तों में भी, और ये इसकी माजरत के साथ इसे बंदर बांट ही कहा जाता है कि बंदर बांट हुई है, सिरे से ही सब फारग हो गया ना। वो मैं हमेशा कहता हूँ जो कम से कम पिछले साल 39 मेंबरान और 41 मेंबरान का फ़र्क सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने कम से कम ये कहा था, उसको भी फारग कर दिया इस दफ़ा तो सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये डू यू फील जस्टिफाइड इन टेकिंग दीज सीट्स? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीब साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, एक बात जो बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब ने की है, बड़ी अहम बात है कि 26वीं आईनी तरमीम इस ऐवान का इस्तेकाक था, उन्होंने किया। उन्होंने या उनकी पार्टी की लीडरशिप ने या लीडरशिप जो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद थी, उन्होंने क्या उस टाइम लाइन ली वो हम सबको पता है। उसके बाद उसके ऊपर जो उन्होंने एक पॉलिटिकल अपना स्टांस रखा, फिर उसके बाद ऐवान में जो कुछ भी प्रोसीडिंग्स हुई, अब ये बात बड़ी अहम इन्होंने की है कि ये क्या जमहूरियत के लिए कैसी देखी जाएगी और PTI के लिए कैसी देखी जाएगी, ये तो ओनली टाइम विल टेल। ना मैं उसका टू फार अहेड जाके कोई तज्जिया कर सकता हूँ, ना ही बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब कर सकते हैं। लेकिन एक बात ज़रूरी है कि ये अपने आप को ज़रा डिटैच करें एज ए पॉलिटिशियन, एज ए मेंबर नेशनल असम्बली, और अपने आप को सिर्फ एक वकील की हैसियत से देखें और फॉर एंड अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट्स जो इस पूरे रिजर्व सीट्स वाले मामले पे हुए थे उनको ज़रा कम अज़ कम ज़रूर देखें और आइन के आर्टिकल 51 को देखें और 106 को देखें। हम तीनों ही कानून के तालिब इल्म हैं। मेरे ख्याल से इसमें कोई अभाम नहीं है कि PTI ने कोई इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किया, बावजूद इसके कि पार्टी एग्जिस्ट कर रही थी, लेकिन साइन नहीं था, उनका निशान नहीं था। उसके बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो इन्हीं के साइड पे बैठते हैं, आयल पे चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, उनकी अपनी पार्टी जो है वो एग्जिस्ट कर रही थी, लेकिन निशान भी था, लेकिन उन्होंने कंटेस्ट नहीं किया, ना अपनी पार्टी से ना अपने निशान से। उन्होंने खुद भी आज़ाद कंटेस्ट किया। फिर इन्होंने मुत्तहिदा वहदतुल मुस्लिमीन MWM ज्वाइन करने की कोशिश की, जो कि आई थिंक इन हाइंडसाइट नाउ शायद इनके लिए लीगली स्पीकिंग स्ट्रिक्टली वो बड़ा एक फ़ायदेमंद और कारआमद जो है फैसला साबित होता। लेकिन आपको लगता है कि इन्होंने गलती की है? वो गलती की है इन्होंने, टेक्निकल मिस्टेक। देखें, एक कोलोसल जो डैमेज हुआ है ना, या एक कैस्केड सीरीज ऑफ एरर हुआ है, लीगल एरर्स, तो वो कम से कम आप ज़रूर देखें कि अब गलतियां तो हो जाती हैं इंसान से, और ये लीगल एरर्स भी इन्हीं की पार्टी से हुए हैं, इनके वकला से हुए हैं। और यहाँ पे फिर ये कह देना कि इखलाकियात एक साइड पे रखें। देखिए, जिस तरह एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर, मैं समझता हूँ कि सियासत में भी तमाम चीज़ें फेयर हैं, उसमें कोई ऐसी सर को बेसिक प्रिंसिपल भी होता है ना, अगर सर को बेसिक प्रिंसिपल भी तो होगा ना। आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन सियासत बड़ी बेरहम है और सियासत का दिल नहीं होता। ठीक है, तो अगर सियासत को आप ये इस हवाले से समझेंगे और देखेंगे कि एथिकली स्पीकिंग शायद क्योंकि इनके इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स इतने ज़्यादा
जीते हैं, लेकिन मैं तो आइन और कानून का पाबंद हूं। बस ये थे आइन और कानून का मैं फिर तालिबान होने हुकूमत के को ना नाते, मैं फिर और सियासत मैं को की बिल्कुल जगह इस मैं बात से अकील मलिक अपने आप साहब को को डिटैच नहीं कर सकता। मैं अकील मलिक साहब को कहूंगा कि अकील मलिक साहब की हुकूमत में भी दिल नहीं है ना, क्योंकि आप भी जारी बात है सियासत कर रहे हैं, इट्स रूथलेस प्रैग्मेटिज्म। मैं तो यही कहूंगा ना कि आप सुप्रीम कोर्ट आई थिंक सियासत देखें, इमरान खान साहब ने जब अपने दौरे हुकूमत में सियासत की तो वो आई थिंक इससे 10 हाथ आगे थी। अभी तो फिर जो है हमने हाथ होला रखा हुआ है। अच्छा अभी हाथ होला रखा हुआ है। अल्लाह अकबर। ये न्यायी साहब से पूछे ना कभी उधर धुएं निकलते रहते हैं हर वक्त। न्यायी साहब इन्होंने अभी हाथ होला रखा हुआ है। अभी तो आप खुश हो अकील भाई के साथ बैठ के चाय पिए कि अभी तो इन्होंने हाथ होला रखा हुआ है आप पर। हाँ जी बिल्कुल इसी तरह लगता है, क्योंकि ख्वाहिश तो यही है कि बगैर इलेक्शन के दोबारा से जो है ना 2029 में ऐवान मुंतखब होके आ जाए। तो उम्मीदें जब ऐसे हों तो हाथ होला ही लगता है 100%। जैसा ये बात कर रहे थे कि जी ओवरऑल सियासत बेरहम होती है, देखें सियासत बेरहम नहीं होती। देखें ओवरऑल सियासत में असूल होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, और आप विद पैसेज ऑफ टाइम जब डेमोक्रेसीज डेवलप होती हैं आप उन असूलों को बेहतर करते हैं। जैसा इमरान खान ने क्रिकेट में भी थे तो न्यूट्रल एम्पायर इंट्रोड्यूस कराए, और पाकिस्तान की सियासत में भी कोशिश की कि इधर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स आ जाएं ताकि जिसका वोट है वो उसी का निकले, ना कि जो है ना कि फॉर्म 47 जारी हो। हमने तो इस हद तक कोशिश की निज़ाम को बेहतर करने की। अब हम जो है ना निज़ाम को उससे भी पीछे ले गए हैं, मतलब आप 2018 क्या 2013 उससे भी हम रिवर्स में ले गए हैं। जब इस तरह से करना है फिर आइन में जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का कॉन्सेप्ट है, मतलब ये तो किसी तरह से जस्टिफाई नहीं हो सकता। मतलब इधर ये तो डिबेट हो सकती थी कि नहीं जी ये सीटें PTI को नहीं मिलनी थी, ये SIC को मिलनी थी। भाई जिन्हें ऑलरेडी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से सीटें मिल गई हैं उन्हें आप किस तरह से सीटें दे रहे हैं। मतलब टोटल अगर KPK का ऐवान देख लिया जाए 22 सीटें हैं इनके पास, तमाम पूरी ऑपोजिशन के साथ मिला के उन्हें उस पर अपनी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के लिहाज से सीटें मिल के वो 22 बने हैं, मगर फिर भी इजाफी 30 उन्हें और भी सीटें दे दी गई हैं। तो मतलब ये कैसा इंसाफ है? ये बात तो गलत है। फ्रॉम द लुक्स ऑफ इट लुक्स मतलब अजीब सा लगता है, लेकिन ये बात भी तो आपको आज रियलाइज हो रही होगी ना मैं न्यायी साहब, क्योंकि आप खुद एक माशाल्लाह एक जो शाइनिंग बैरिस्टर के गलतियां आपके पार्ट पर बहुत हुई हैं। और ये बात मैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस ने मुतअद्दिद दफ़ा कहा है कि आपने गलती खुद की है, गलतियां आपकी हुई हैं, वो तो कम से कम रियलाइजेशन आपको है ना कि गलती हुई है हमसे, टेक्निकल गलतियां भी हुई हैं तरीके इंसाफ से। देखें टेक्निकल गलती देखें किस सेंस में, अगर पॉलिटिकल मूव्स की सेंस में बात करें, पास में जिस वक्त हमारी गवर्नमेंट थी हमारी गलती थी, हमने एक्सटेंशन दी, ठीक है, नहीं करना नहीं सर, मैं तो ये बात कर रहा हूँ ना उमर भाई कि ये क्या आप समझते हैं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन हामिद रजा साहब ने अपने जमात के इलेक्शन सिंबल के ऊपर और अपनी जमात के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ा है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस तो ये नहीं कहते, वो कहते हैं वो तो पार्लिमानी पार्टी के तौर पर एग्जिस्ट नहीं करती। अगर वो कर जाती तो फिर तो आपका केस जीता हुआ था। नहीं, मगर ये जब जजेस सवाल उठा रहे हैं तो मेरे ख्याल से शायद वो इस इलेक्शन की एनवायरनमेंट को फिर जान ही नहीं रहे। उन्हें इस इलेक्शन एनवायरनमेंट का पता ही नहीं कि इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले से PTI को इलेक्शन से पहले जनवरी के महीने में सिंबल डिनाई किया गया। और सिंबल डिनाई करने का क्या ऑब्जेक्टिव था कि यूनिटी ना रहे। तहरीक इंसाफ फिर भी वजह हुई कि नहीं चले हमसे सिंबल छीन लिया, हम बगैर सिंबल के मुख्तलिफ निशानों पर इमरान खान के बैनर तले इलेक्शन लड़ लेंगे। और PTI लड़ी, आपने देखा तमाम रुकावटों के बावजूद। बिल्कुल सलमान अकरम राजा की अभी भी इलेक्शन वाली पिटिशन मौजूद है, उसका क्यों नहीं डिसाइड किया कि मैं आपने सिंबल नहीं दिया मगर मेरे खाने के आगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लिखे, मगर उस पर किसी ने तवज्जो नहीं दी। RO ने भी रिजेक्ट कर दिया। फिर किस तरह से मतलब हम कह सकते हैं कि एक इतनी बड़ी जमात जिसने भरपूर तरीके से इलेक्शन में हिस्सा लिया हो, आप कहें कि उसने इलेक्शन ही नहीं लड़ा। जो मेजॉरिटी जजमेंट है जो ऑथर की जस्टिस मंसूर अली शाह ने, उन्होंने यही कहा कि कंप्लीट जस्टिस यही है कि हमारा फैसला उन्होंने गलत इंटरप्रेट किया है और इलेक्शन भरपूर तरीके से बाय टूथ एंड नेल तरीके इंसाफ लड़ी और हर जगह लड़ी। तो किस तरह से सीटें डिनाई की जा सकती हैं? मतलब ये ख्वाहिश ही किसी की थी जो पूरी की गई है। अच्छा, आपको लगता है ये ख्वाहिश पूरी की गई है, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि हामिद रजा साहब आज तो ये मुतअद्दिद जगह पर वो क्लेम करते हैं कि नहीं मेरी तो लगा हुआ था, मेरा तो लिखा हुआ था कि मैं SIC का मेंबर हूँ। इनफैक्ट फैक्ट ये है कि लिखा हुआ था उनके पेपर्स के ऊपर कि SIC इन अलायंस विद PTI, ये लिखा हुआ था। प्लस जो आर्टिकल जो सेक्शन 66 है इलेक्शन एक्ट का, उसके अंदर लिखा हुआ है कि आपने पार्टी सर्टिफिकेट जमा कराना है एफिलिएशन का।
ये उनकी फाइल में कहीं नहीं लिखा अलायंस का हुआ था। डॉक्यूमेंट बिल्कुल अलायंस का वो नहीं लिखा हुआ था, लेकिन वो आज ये कह रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट के पहले 12-13 या अब भी जजेस को नहीं मिला, वो आज टॉक शोज में बैठकर ये क्लेम कर रहे हैं कि नहीं नहीं मैंने तो अपनी पार्टी के इलेक्शन सिंबल के ऊपर इलेक्शन लड़ा है, या मैं तो एसआईसी के ऊपर लड़ा है। भाई एसआईसी के ऊपर लड़ा होता तो फिर आप लोगों को इस सारे मसले से गुजरने की जरूरत ही ना पड़ती। उमर भाई ये तो आप भी एग्री करते हैं ना? अच्छा ये ठीक है, मगर ये एक डिफरेंट एंगल है जो बात करें। मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जिस तरह से आया था वो बिल्कुल ठीक था। वो 7 जजेस के फैसले, 8 जजेस के फैसले को इस तरह से कलअदम करना ये कहीं से भी रिव्यू जुरिसडिक्शन में नहीं बनता था। हामिद रजा साहब वाली जो बात आप बता रहे हैं वो एक डिफरेंट एंगल में बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का अगर फैसला सेट असाइड भी कर दें तो मेरी वजह से SIC की कम से कम सीटें बनती थी। ठीक, अच्छा वो ये कहते हैं। बट चलें, अगर मैं इसको उस जगह ले जाऊं, अब जो सूरत हाल है वो एक हमारे पास खत है जो असीर में इमरान का आया है, दूसरा हमारे पास वो पैगाम है जो इमरान खान साहब ने दिया है कि 10 मुहर्रम के बाद तहरीक चलाएंगे। नहीं साहब, आप माशाल्लाह इमरान खान साहब के साथ हैं, आपने नहायत नामुसाइद हालात में इलेक्शन भी लड़ा है और जीते हैं। मुझे ये बताएं, तहरीक इस तरह डेट दे के चल पड़ेगी? उमर भाई आप बताएं, आपको लगता है चल पड़ेगी तहरीक इस तरह? अच्छा देखें, 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। अगर एक तो एहतजाज है, एक तहरीक है। अल्टीमेटली तहरीक के अंदर ही एहतजाज की कैफियत शामिल होती है, और कभी भी आप कोई तहरीक चलाते हैं उसका ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप किसी न किसी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पे ले आएँ, या आप इतना इफ़ेक्टिव एहतजाज करें और तहरीक इतनी आगे ले जाएं कि अल्टीमेटली वो अपने डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स अचीव करें, और एक मतलब आप इस तरह से सिस्टम को मतलब फोर्स कर दें कि वो इलेक्शंस की तरफ चला जाए। यही 1-2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। जो सीरान का ख़त है, देखें उन्होंने एक अपनी जो है ना तकरीबन 2 साल होने को आ रहे हैं, उन्होंने एक अपना लंबा टाइम काटा है, और वो लकीली 4-5 लोग ये ऐसे हैं जो इकट्ठे इस वक्त हैं आपकी लाहौर की कोट लखपत जेल में, और रेगुलर बेसिस पे उनका आपस में इंटरेक्शन होता है। और उस इंटरेक्शन के बाद उन्होंने ये एक अपनी एडवाइस लिखी है, और मेरे ख्याल से कि पार्टी लीडरशिप को जो भी जाए उन्हें कम से कम इनका इनपुट इमरान खान साहब तक पहुँचाना चाहिए कि इनका एंगल है कि हम जो है ना बजरिया टॉक्स इस चीज़ का हल निकालें। मगर मैं समझता ये हूँ कि जिस तरह इमरान खान साहब ने कहा है कि आपको कुछ ना कुछ जो है ना तहरीक की कैफियत इख्तियार करनी पड़ेगी, क्योंकि देखें बग़ैर तहरीक के, बग़ैर आप प्रेशर बिल्डअप किए आप कोई भी डिज़ायर्ड रिज़ल्ट, जिस तरह के रिज़ल्ट इमरान खान साहब चाह रहे हैं वो आप अचीव नहीं कर सकेंगे। आप सीधा अगर कहें कि जी हम टेबल पे बैठना चाह रहे हैं, तो टेबल पे बैठने के लिए तो आपको आज भी बैठने को तैयार होंगे। वज़ीर आज़म साहब ये बजट के दौरान भी बैरिस्टर गौर साहब के पास है, उन्होंने भी तो यही बात की कि आप मेरे साथ बैठें, बातचीत करें, मगर क्या वो बातचीत किसी मीनिंगफुल फेज़ में जाएगी कि नहीं, वो मेरा नहीं ख्याल इस तरह से जाएगी। अकील मलिक साहब आपके नज़दीक देखिए, बहरहाल हमने तो देखा वज़ीर आज़म साहब गए ऑब्वियसली अक्रॉस दी आयल, उन्होंने सब चाहते हैं अच्छा माहौल हो, उन्होंने बैरिस्टर गौहर खान साहब से हाथ मिलाया, जो असद कैसर साहब हैं उनसे मिलाया। बट इशू ये है कि क्या आप मीनिंगफुल डायलॉग का मतलब होता है कि एक पार्टी जिसके ऊपर मसाइल, इश्यूज सब कुछ मौजूद हैं, क्या आप चाहते हैं कि आप इनसे बात करें या ये आपसे बात करें और आप वाकई सिंसेरिटी शो कर सकते हैं न्याई साहब की जमात को? देखिए, एक तो मैं थोड़ा सा इस सवाल के जवाब देने से पहले बिल्कुल ये बात ज़रूर कहूँगा कि उस वक्त जब आप रिजर्व सीट्स की इनसे बात कर रहे थे और ये अपना जवाब दे रहे थे, ये भी कहना ज़रूरी है कि ये PTI या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कह लें या जितने भी आज़ाद थे या इनकी जमात ने नॉन क्योरेबल लीगल डिफेक्ट जो है वो इनका ज़ाहिर था। अब जजेस खुद भी वहाँ पे प्रोसीडिंग्स में कहते रहे, जजेस जो उस ओरिजिनल बेंच का भी शायद हिस्सा थे 26वें आईनी तरमीम से पहले भी उस फैसले में, तो जजेस को कोई भी एक्स्ट्रा कंसिडरेशंस नहीं होनी चाहिए, ना वो उनको बाकी एक्सटर्नल फैक्टर्स कंसिडर करने चाहिए। दे शुड स्ट्रिक्टली कन्फाइन देमसेल्व्स टू द लीगल रेल्म्स या जो लीगल पोजीशन है उनके सामने उस पर, और उन्होंने अपने आप को लीगल पोजीशन पे ही कन्फाइन किया। तो ये कंप्लीट जस्टिस वाला जो कॉन्सेप्ट है, और फिर कह देना कि नहीं जी इलेक्शन तो अब क्योंकि नज़र आ रहा था या हमने मीडिया पे देखा या ये सारे आज़ाद जो थे ये PTI के थे तो अब इनको मिलनी चाहिए, ये नहीं हो सकता। कानून को आप अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक नहीं तब्दील कर सकते, या उसकी एप्लीकेबिलिटी अपनी लाइकनेस और डिसलाइकनेस पे नहीं कर सकते। अब आगे आपका सवाल मीनिंगफुल कंसल्टेशन का, मीनिंगफुल
आपस में मीटिंग का, तो मैं समझता हूँ एक तो लेटर ज़रूर जो आया है, जो 5-6 इनके जो अभी पार्टी के रहनुमाएँ हैं या सीनियर्स हैं, वो जो पाबंद सलासिल हैं, उन्होंने बिल्कुल लेटर लिखा है और उन्होंने इस बात पे जोर दिया है। मुझे तो टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, बिकॉज आई थिंक एक ईगो का इशू है और इमरान खान साहब शायद ये खुद नहीं कह सकते, ये कहना नहीं चाहते, अब इनके थ्रू उन्होंने कहलवाया है कि जब उनको तमाम तर मामलात पे एक बंद गली या अंधेरा नज़र आना शुरू हो गया है, तो वो अब चाहते हैं कि कोई ना कोई रोशनी की किरण जो है इस मामले पे हो, क्योंकि रिजर्व सीट्स का मामला था वो भी डिसाइड हो चुका, उससे पहले दीगर मामला थे वो भी डिसाइड हो चुके हैं। तो अब हुकूमत तो बिल्कुल वाक़तन इसमें कोई दो राय नहीं है कि अल्हम्दुलिल्लाह कंफर्टेबल पोजीशन पे है, और जिस सिमत में मुल्क जा रहा है, जिसमें जिस तरह इकोनॉमिक प्रोग्रेशन की तरफ हम जा रहे हैं, बेहतरी की तरफ तमाम तर मामला जा रहे हैं, दूसरा बजट पेश कर दिया है, इस तमाम तर पहराए में तो मुनीब साहब हमें अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कंफर्ट लेवल हमारा जो है वो है, और वो कंफर्टेबल पोजीशन है वो लेकिन इसके साथ कोई ना saying. कोई रास्ता निकलना चाहिए, बैठना चाहिए, सियासी गुफ्तगू होनी चाहिए, सियासी जमातों की आपस में इंटरेक्शन, सियासी लीडर्स की इंटरेक्शन होनी चाहिए। आपने खुद हवाला दिया, आपने कहा कि वज़ीर आज़म ने बजट के दौरान भी, बिल्कुल वज़ीर आज़म साहब इसके ज़्यादा और क्या करें, वज़ीर आज़म साहब ताली तो 2 हाथ से बचती है। अगर ये नहीं आना चाहते, ये नहीं बैठना चाहते, इनके अपने लोग जो पाबंद सलासिल हैं वो कह रहे हैं कि ये इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात की जो रट लगाई है, अब इनको उस रट को छोड़ देना चाहिए, उसका पीछा छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वहाँ से जवाब आ चुका है, एक नहीं मुतअद्दिद बार आ चुका है कि हमने सियासतदानों के साथ एंगेज नहीं करना, ना हमारा ये कोई मैंडेट है कि हम सियासी लोगों के साथ गुफ्तगू शनीद करें, अनलेस एंड अनटिल वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान हो, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हो, विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क या कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ऑफ थिंग्स, उनकी जो इंटरेक्शन है आइन और कानून के मुताबिक वही होनी है, उसी पे ही लिमिट है, और उससे ज़्यादा ना ज़्यादा ना उससे कम। राइट। अब यहाँ पे इमरान खान साहब गुफ्तगू तो कर रहे हैं कि एहतजाज करें, तहरीक चलाएं, तहरीकें देखें इस तरह नहीं चलती। खुद मैं भी एक सियासी वर्कर हूँ, तमाम तर मामला मैंने भी देखा है, जब तहरीक चलती है, तहरीक में कोई जान होनी चाहिए, कोई जोर होना चाहिए, कोई उसमें जो है एक उसका एक अंदाज होता है। यहाँ पे ये कह देना ईद के बाद होगा, ये फिर नहीं बताया जाता कि जी ईद के बाद एहतजाज कौन सा होगा, बड़ी ईद के बाद होगा, छोटी ईद के बाद होगा, इस साल की ईद होगा या अगले साल की ईद के बाद होगा। अब ये कहा कि 10वीं मुहर्रम के बाद हम तहरीक का जो है आगाज़ करेंगे। अब वो तहरीक का आगाज़ तो कह दिया कि 10वीं मुहर्रम, अब ये भी बता दें इस साल 10वीं मुहर्रम या अगले साल की 10वीं मुहर्रम, क्योंकि अब मुझे नहीं लगता कि इन तिलों में तेल है। जो लोग इस गर्मी में तो निकलना नामुमकिन है, और न ही कोई ऐसी चीज है जिससे ये लोगों को माइल करें, अकील मलिक साहब को बाहर सड़कों पे निकालें। बात ये है ना कि वो पता नहीं कितना ठीक है, लेकिन कहते हैं ना कि फलाने को इतना जिद किया है या इतना मारा है कि वो ख़त्म ही हो गया है, तेल ही निकल गया है। तो मसला ये है न्याई साहब, जो दोस्त जो असीरान है उन्होंने कहा है कि जी मुज़ाकरात किए जाए लेकिन एक दूसरे को मतून ना किया जाए, यानी वो तो फिर आप पर भी एप्लीकेबल है ना कि आपकी तरफ से बयानात ना दिए जाएं। अब इमरान खान साहब की हमशीरा अगर बाहर निकल के कहती हैं कि ये तो बादशाहत का ऐलान कर दें, आर्मी चीफ को वो फील्ड मार्शल बनते हैं तो कहे आप बादशाह सलामत बन जाते, फिर कौन से मुज़ाकरात होंगे? आप जैसे सेन लोग भी मौजूद हैं, क्या आप समझते हैं कि कुछ जगह बहुत पीछे हटना पड़ेगा तहरीक इंसाफ को अपनी जगह बनाने के लिए, या आप समझते हैं कि बस अब ये एक लंबी जिद्दोजहद है और हमने इसी पोजीशन को आगे लेके जाना है? हाँ जी, बिल्कुल जैसा आप बात कर रहे हैं, देखें कई जगह पे लेट इट गो वाली सूरत हाल करनी पड़ती है, और कई जगह पे आपको जो है ना बहुत स्टर्न भी होना पड़ता है, ये मौके के लिहाज से होता है। मगर आप जब देखें जिस तरह की सूरत हाल, जिस तरह की ज़्यादती अभी बर्पा की गई है, जो 8 फरवरी के कंटिन्यूएशन के मतलब इतना भी बर्दाश्त नहीं किया गया, हालांकि 2/3 अक्सरियत तो ऑलरेडी हुकूमत ने खींचतान के पहले बना ली थी, तो अब भी एक्स्ट्रा फेवर क्यों दी गई? खाली वो एक चीज़ की अक्कासी करती है, वो किस चीज़ की अक्कासी करती है कि तहरीक इंसाफ का वजूद जो है ना वो काबिल बर्दाश्त नहीं है। ठीक है ना, ये कहते हैं कि ताली 2 हाथ से बजती है, भाई ताली तो आप बजाना ही नहीं चाह रहे, आप एक हाथ से हमारा गला घूंट रहे हैं सिंपली।
ये चीज़ें हमें भी नज़र आ रही हैं, और फिर उस हालात में एक्सपेक्ट करें कि हम जो है ना कंप्लायंट बच्चे बन जाएं, तो वो तो नहीं हो सकता। देखें उसका रिएक्शन आएगा। दुरुस्त बात। इतना बड़ा एक फैसला हुआ है, इतना बड़ा सेटबैक दिया गया है, जिसको लीगल सर्कल्स भी, आप उनकी राय ले लें, हर कोई उसको क्रिटिसाइज कर रहा है। और आने वाले वक्त में मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट को भी देखना चाहिए कि इस तरह के फैसले जके बाद दीगरे जो 26वीं आईनी तरमीम के बाद दे रही है, तो वो अदारे को किधर ला के खड़ा करेगी। तो ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल से तरीके इंसाफ से ज़्यादा इनके लिए परेशान कौन है। अभी भी मैं समझता हूँ कि माहौल इसी तरह का है कि नज़र आता है वज़ीर आज़म का आना। देखें ना, ऐवान में ये कह रहे हैं ना कि वो चल के आए, भाई वो चल के नहीं आए, वो चलाए गए हैं। वो तो वज़ीर आज़म ऐसे हैं जो सांस भी बड़ा जो है ना देखभाल के लेते हैं, तो वो अगर चल के आए हैं तो जाहिर बात है पीछे कुछ ना कुछ है जिस वजह से उन्हें चलाया जा रहा है। बाकी इमरान खान साहब और बाकी क़यादत अपने कार्ड्स बड़े सोच समझ के खेलेगी। पता नहीं न्यायी साहब कार्ड बचे भी हैं खेलने के लिए या नहीं, ये तो कई वाले प्रोग्राम से मैं आपसे पूछ लूँगा। हमें तो कार्ड खर्च होते नज़र आ रहे हैं। मैं भारत शुक्रिया अदा करूँगा जनाब बैरिस्टर उमैर न्यायी साहब का और बैरिस्टर अकील मलिक साहब का। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अहम डेवलपमेंट सामने आई है। एक तो ये कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जो कि इस वक्त हमारे सामने है, जिसके अंदर उन्होंने वाज़े तौर पर लिखा है कि जो कैंडिडेट्स जनरल नशिस्तों के ऊपर रिटर्न कैंडिडेट्स के तौर पर नोटिफाई किए गए थे, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बताया गया था, वो नेशनल असेंबली के थे, पंजाब असेंबली, सिंध असेंबली और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के, जिनको डिक्लेयर किया गया था एज रिटर्न कैंडिडेट्स ऑफ पीटीआई, उनके नोटिफिकेशन को जितने भी थे उनको विड्रॉ कर लिया गया है। ये एक बहुत अहम डेवलपमेंट है और ये हुआ है सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद जो कि अब से 3 दिन पहले 27 जून को आया है। रिव्यू पिटिशन जब अलाउ की गई हैं मखसूस नशिस्तों के केस के हवाले से, एक ये डेवलपमेंट है जी। दूसरा हमारे सामने ये डेवलपमेंट है कि जो नशिस्तें ऑलरेडी मुख्तलिफ जमातों को अलॉट की गई थी, जो मखसूस नशिस्तें थीं जिनके नोटिफिकेशंस कलअदम हुए या विड्रॉ हुए थे या मुअत्तल थे, उनको दोबारा बहाल कर दिया गया है। और एक बड़ी तादाद में ये चीज़ें सामने आई हैं, जिसके तहत कौमी असम्बली में खैबर पख्तूनख्वा की ख़वातीन की 5 मखसूस नशिस्तें बहाल हुई हैं। कौमी असम्बली में खैबर पख्तूनख्वा की मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को 2-2, जबकि JUI फे को 1 नशिस्त मिली है। पंजाब से कौमी असम्बली में ख़वातीन की 11 मखसूस नशिस्तें बहाल हुई हैं, जिनमें से 10 नशिस्तें मुस्लिम लीग नून और 1 पीपल्स पार्टी को मिली है। कौमी असम्बली में अक़लियतों की 3 नशिस्तें बहाल हुई हैं, जिसमें मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUI को 1-1 अक़लियती नशिस्त मिली है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में ख़वातीन की 21 मखसूस नशिस्तें बहाल हुई हैं, जिनमें से JUI फे को 8, मुस्लिम लीग नून को 6 और पीपल्स पार्टी को 5 नशिस्तें मिली हैं। तहरीक इंसाफ, पार्लियामेंटेरियंस और ANP को भी 1-1 मखसूस नशिस्त मिली है। खैबर पख्तूनख्वा में असम्बली में अक़लियतों की 4 नशिस्तें भी बहाल हुई हैं, जिनमें JUI फे को 2, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को 1-1 अक़लियती नशिस्त मिली है। पंजाब में ख़वातीन की 24 मखसूस नशिस्तें भी बहाल हुई हैं, जिनमें से 21 नशिस्तें मुस्लिम लीग नून को मिली हैं, 1 पीपल्स पार्टी, 1 IPP और 1 मुस्लिम लीग काफ को मिली है। और पंजाब में अक़लियतों की 3 नशिस्तें बहाल हुई हैं, नून लीग को 2 और पीपल्स पार्टी को 1 नशिस्त मिली है। इलेक्शन कमीशन ने मजीद जो जिसके बारे में मैंने पहले बताया कि जनरल नशिस्तों के हवाले से जो नोटिफिकेशन हैं वो विड्रॉ किए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जनाब कंवर दिलशाद साहब। कंवर दिलशाद साहब, ये आपने यकीनी तौर पर जब पिछले साल 12 जुलाई को 2024 को फैसला आया था, उस पर भी आपसे बड़ी तफसीली बात हुई थी। अब ये रिव्यू के बाद ये डेवलपमेंट्स इलेक्शन कमीशन की हुई हैं। पहले तो ये बताइए कि क्या ये जो नोटिफिकेशन है इलेक्शन कमीशन का, जिसके अंदर जनरल नशिस्तों के ऊपर जो कैंडिडेट्स थे, जिनको रिटर्न कैंडिडेट आप तो समझते हैं उस ज़ुबान में कहा जाता है, वो तहरीक इंसाफ के थे, उनके नोटिफिकेशन विड्रॉ कर लिए गए हैं। इसका मकसद मतलब क्या है? क्या अब उन्हें आज़ाद के तौर पर नोटिफाई किया जाएगा उन मेंबरान को? ज़ाहिर है कि अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो जजमेंट आई है वो एक शॉर्ट बजट आया है, लेकिन जो तफसीली आएगा तो बात की बात है। लेकिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने उनका जो मुख्तसर फैसला था 4 पेज का, उसी की रोशनी में आज अपना फैसला सुना दिया। अब ये जो जस्टिस मंसूर शाह का जो फैसला था बड़ा कंट्रोवर्शियल था, जिसकी बिना पर इलेक्शन कमीशन में भी अभाम पैदा हो रहा था और इलेक्शन कमीशन को पाकिस्तान को कोई नजर नहीं आ रहा था हम कहाँ किस साइड पे जाएं। तो लिहाजा इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने जस्टिस मंसूर शाह के फैसले के खिलाफ नजर सानी की दरख्वास्त जमा नहीं कराई थी, बल्कि उन्होंने एक वजाहत जमा करवाई थी
कि हमें सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान से ये वजह दी जाए कि आया हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक तहरीक इंसाफ जो है वो पार्टी नहीं रही, वो पार्लिमानी पार्टी खत्म हो चुकी है। और उन्होंने हमारी जो पार्लियामेंट के जो स्पीकर अयाज सादिक का नोटिफिकेशन साथ लगाया, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे पार्लियामेंट में भी तहरीक इंसाफ का वजूद खत्म हो चुका है। तो इन हालात को देखते हुए इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने जब नजर सानी के नाम से दरख्वास्त जमा करवाई, तो उन्होंने कहा पहले हमें ये बताया जाए कि आपने जो फैसला किया है कि 76 नशिस्तें जो तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारों को दे दिया जाए, तो वो तो पार्टी नहीं है हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक, उनके पास सिंबल ही नहीं था, तो हम किस पार्टी को दें। दूसरी बात, इस पार्टी का ढांचा ही नहीं है, इस पार्टी का कोई सरबराह ही नहीं है, कोई चेयरमैन ही नहीं है, और हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक इस पार्टी का इंटर पार्टी इलेक्शन हुआ ही नहीं, तो हम तो इस पार्टी को तस्लीम ही नहीं करते, हमारा वजूद ही नहीं है सेक्शन 215 के तहत। तो ये सारा एक बड़ा अबहाम की शक्ल इख्तियार कर गया था, जिस पर के आईनी बेंच ने फैसला सुना दिया और उन्होंने कहा कि अब ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल भी हो या तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, उनका मखसूस नशिस्तों के पर कोई इस्तेकाक नहीं है। और उन्होंने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के फैसले को भी तायद कर दी, मौकों को तस्लीम कर लिया, आप पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। तो ये मामला खत्म हो गया, 76 तकसीमें हो गई हैं, और हुकूमत जो हमारी इत्तेहादी जमातें जो हैं, जो सब जो जिस हुकूमत कर रही है, तो उनको भी 2/3 मेजॉरिटी मिल गई। और 2/3 मेजॉरिटी मिलने से जब आइंदा जो कभी आइन में तरमीमें होंगी, तो वो किसी के मोहताज नहीं रहेंगे, किसी छोटे ग्रुप के प्रेशर में नहीं आएंगे, तो वो एक आज़ाद माहौल पैदा हो गया और पार्लियामेंट एक खुद मुख्तार हो गई। और इस लिहाज से आइंदा जो बड़ी बड़ी अहम तरमीमें आनी है, वो आपको भी इल्म है, हमारे नोटिस में भी आ रहा है, वो तरमीमें आनी है। उस तरमीमें में सबसे बड़ी अहम तरमीम 27वीं अमेंडमेंट आनी है, जिसके तहत MQM का मुतालबा था। जब ये 26वीं अमेंडमेंट में जब पेश हो रहे थे, तो नवाज शरीफ साहब ने, शहबाज शरीफ ने वायदा किया था, MQM से खुद मेरी बात हुई है MQM के लीडरान से शुरू में, कि उन्होंने वायदा किया है कि हम आर्टिकल 140A के तहत लोकल गवर्नमेंट को खुद मुख्तार कर देंगे, और इतना खुद मुख्तार कर दें कि वजीर आला के पास कोई इख्तियार नहीं होंगे, तमाम इख्तियारात मेयर के पास होंगे। अब वो भी एक 27वीं अमेंडमेंट की शक्ल में आना है, और दीगर मामलात भी आइन में तरमीमें होनी है, ताकि आइन भी बिल्कुल सीधे तरीके से आ जाए। तो ये बड़ी अहम तरमीमें चंद रोज के बाद आए, चंद महीनों में भी आएगी। बजट इजला खत्म हो चुका है, हालात जो है नॉर्मल हो चुके हैं, तो इन हालात को देखते हुए पूरी इत्तेहादी जमात जो है बड़ी मजबूत मुस्तकिल हो गई, और अब वो किसी छोटी मोटी जमातों के ब्लैक बेल में नहीं आएगी। अच्छा, ये कमर चाल साहब, आखिर में ये भी बताइएगा, ये जिन मेंबरान के जब नोटिफिकेशन विड्रॉ हो जाते हैं इलेक्शन कमीशन की नज़र में कि ये उस जमात के थे, अब ये रिवर्स हो गया ना हर चीज़, तो क्या इलेक्शन कमीशन जितने रिटर्न कैंडिडेट्स हैं इनको दोबारा इनके नोटिफिकेशन करेगा कि ये आज़ाद हैसियत में है, या बस यही काम रुक जाएगा? नहीं, ये तो बात आपने बहुत अहम नुकता उठा दिया मुनीब साहब, क्योंकि खुद आप लॉयर हैं, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के, तो आपने बड़ा सही नुकता उठाया है। अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को अपना एक नोटिफिकेशन जारी करना पड़ेगा कि ये जो आज़ाद उम्मीदवार होते हैं, इनका किसी जमात से ताल्लुक नहीं है, ये अपने आज़ाद सिंबल पर उन्होंने इलेक्शन लड़ा है। अब अगर ये चाहें तो किसी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल उनका एक नोटिफिकेशन करना पड़ेगा कि ये बिल्कुल आज़ाद है, इनका तहरीक इंसाफ से या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक, यानी कि ये अब, क्योंकि आप तो समझते हैं ये नोटिफिकेशन होगा, मतलब इसके बगैर नहीं काम चल सकता, करना पड़ेगा। हाँ, इसलिए कि एक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का तो इलेक्शन कमीशन ने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि ये पार्लियामानी जमात नहीं है। तो इस लिहाज से अब इनका बड़ा हमारी कौमी असम्बली में इनको तो एहसास ही नहीं है अपोजिशन को, तो इनको लीडर ऑफ द अपोजिशन की सीट खतरे में पड़ जाएगी, क्योंकि वो लीडर ऑफ द अपोजिशन वो होता है जब बाकायदा एक सियासी जमात का मेंबर हो और सियासी जमात से ताल्लुक रखता हो। तो अब ये हो सकता है कि जो तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, या अपना एक ग्रुप बना लें, वो बना सकते हैं, और ग्रुप उसमें तो आइन में कानून में कोई ऐसी कदगन नहीं है, वो अपना ग्रुप बना के असेंबली में बैठ जाएंगे, और फिर मुमकिन है उसमें से कहेंगे हमारा इस ग्रुप से लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है वो दिया जाए, कि वो तकरीबन 80-85 के लगभग हैं आज़ाद उम्मीदवार जो इकट्ठे हो जाएंगे सारे ही, लेकिन जमात की हैसियत से नहीं होंगे, एक आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से होंगे। राइट, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया जनाब कमर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद थे। अहम नुकता उन्होंने सामने वाजे किया कि एक तो ये कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये नोटिफिकेशन करना पड़ेगा कि ये तमाम अरकान के जिनके वो ऑर्डर्स, वो नोटिफिकेशन विड्रॉ किए गए हैं, जिसमें उन्हें तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट बतौर जीता हुआ कैंडिडेट नोटिफाई किया था, अब उनको विड्रॉ कर लिया, तो अब इलेक्शन कमीशन नए नोटिफिकेशन जारी करेगा, जिसके तहत ये तमाम मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बलियों के
आज़ाद मेंबरान के तौर पर डिक्लेयर किए जाएंगे। और जो अहम नुक्ता उन्होंने उठा दिया कि क्या ऐसी सूरत हाल में जो कौमी असम्बली, पंजाब असम्बली के अंदर जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है यानी कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ, वो रह पाएंगे ऐसे ही, क्योंकि बहरहाल वो ऑपोजिशन को लीड कर रहे हैं। तो क्या जब उनके पास जमात का वो नहीं होगा सिंबल, तो फिर क्या होगा? क्या इसमें कोई फर्क पड़ेगा या उनके स्टेटस में नहीं? ये आने वाला वक्त बताएगा। प्रोग्राम आपने देखा जिसका फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। देखने का शुक्रिया। खुदा हाफिज़।